हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो यार, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एक पूरी सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि मैं अभी शिकागो में क्या कर रहा हूँ, अपने क्लिनिकल लेक्चर्स कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने आपको यूएसएमएलई के टोटल कॉस्ट के बारे में एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये डिमांड किया कि भैया एक वीडियो बनाओ जहाँ पर यूएसएमएलई की कंप्लीट रोड मैप हो एंड एक टाइमलाइन हो कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड ईयर में हैं, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में, कोई इंटर्नशिप में, कोई स्टूडेंट है जो इस साल एमबीबीएस में एंटर करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अभी किसी भी फेज़ में हो, अगर वो सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि हाँ मुझे यूएसएमएलई करनी है, मुझे यूएस में पीजी करना है, तो उसके लिए क्या टाइमलाइन होना चाहिए। क्योंकि यार ये तुम्हारे आईएनआई या नीट पीजी जैसा नहीं है कि तुम थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करते हो, एक एग्जाम होता है तुम उसे क्रैक करते हो, तुम्हारा हो जाता है। नहीं, यहाँ पर तुम्हें लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए एंड छोटे छोटे एलिमेंट्स है जिसको टोटल सम अप करके ऐड ऑन करके तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि आपके एमबीबीएस में आपका फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है, जो मोस्टली ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में, ज़्यादातर कॉलेजेस में 18 महीने का होता है, 1.5 साल का होता है, इसीलिए टोटल 5.5 ईयर्स का अपना एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। देन थर्ड ईयर, देन फोर्थ ईयर, फिर इंटर्नशिप। सो हमें एमएलई के लिए क्या क्या चीज़ है जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सबसे पहली बात, रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आती है। तुम आर्टिकल्स कर सकते हो, बेसिक अगर तुम्हें एकदम प्रॉपर रिसर्च नहीं करना, लेट्स से अगर तुम्हें प्रॉपर पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश नहीं कर पा रहे हो तुम, या फिर एक अच्छे प्रोजेक्ट को नहीं पकड़ पा रहे हो जो कि या तो एक केस कंट्रोल स्टडी हो या फिर लेट्स से कोई रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो, तो मोर और लेस अगर आप एक अच्छा रिसर्च नहीं पकड़ पा रहे हो क्योंकि आपके कॉलेज के प्रोफेसर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आर्टिकल्स कर सकते हो, आप केस रिपोर्ट्स कर सकते हो, केस रिपोर्ट्स पे पोस्टर बना सकते हो, उन पोस्टर्स को कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आप कॉन्फ्रेंस पे भेजो, उसको आप पोस्टर के फॉर्मेट में नहीं प्रेजेंट कर रहे हो, ओरल प्रेजेंटेशन आप करना चाह रहे हो, ओरल प्रेजेंटेशन भी होता है रिसर्च पेपर का, तो कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करना। देन रिसर्च में अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इन पे मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, बट मोर और लेस अभी के लिए बढ़ते हैं कि हमें एक तो रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व होना होता है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में अप्लाई करना होता है। देन स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, उसके बाद बाकी के जो एग्जाम्स हैं, यानी कि तुम्हारे टॉफल हो गया और भी जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा थोड़े मोटे छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। देन तुम्हारा क्लिनिकल इलेक्टिव्स, रिसर्च इलेक्टिव्स, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, क्लिनिकल स्टेप्स छोड़ के बाकी सब कोई भी मैंडेटरी नहीं, ना क्लिनिकल इलेक्टिव मैंडेटरी है ना रिसर्च इलेक्टिव मैंडेटरी है, बट क्लिनिकल इलेक्टिव हाईली रिकमेंडेड है। रिसर्च इलेक्टिव इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बट क्लिनिकल इलेक्टिव तुम्हारा हाईली रिकमेंडेड है मैच करने के लिए, क्योंकि वो काउंट होता है टुवर्ड्स यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर तुम्हारे पास यूएस में क्लिनिकल एक्सपीरियंस है देन तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है फायदा होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा क्लिनिकल इलेक्टिव हो गया, देन तुम्हारा रिसर्च इलेक्टिव हो गया। रिसर्च इलेक्टिव ऑप्शनल है बट मैंने किया था, मैंने जॉन्स हॉपकिंस में किया था, तो तुम भी कर सकते हो। अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है यार। तुम क्लिनिकल इलेक्टिव जरूरी नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी में करो, जैसे मैं लकी हूँ कि मेरे एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, बट कई बार इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पोजीशंस होते हैं, वो 1 या 2 पोजीशंस होते हैं क्लिनिकल इलेक्टिव्स के अंदर भी, तो वहाँ पर आपको जो है इवन एप्लीकेशन फ़ी बहुत हाई होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्लिनिकल इलेक्टिव में एक्सेप्ट होना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप फिर उसमें किसी हॉस्पिटल में इलेक्टिव करते हो, बट वही है कि हॉस्पिटल इलेक्टिव की वैल्यू तुम्हारी यूनिवर्सिटी के इलेक्टिव से कम होगी। तो ये सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। देन अदर एग्जाम, जैसे मैंने बोला टॉफल वगैरह जो आपको देना ही होता है कहीं ना कहीं। देन आपका जो लास्ट में जो रेसिडेंसी के टाइम पे पूरा CFMG एप्लीकेशन मैच में जो आप अप्लाई करते हो, उसमें जो भी फीस लगता है अराउंड $3000 से $6000 डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करते हो। और अगर आपको यार स्पेसिफिक यूएसएमएलई गाइडेंस चाहिए कि रिसर्च कैसे करना है, कॉन्फ्रेंसेज में कैसे अप्लाई करना है, स्टेप्स के लिए क्या रिसोर्सेज यूज करे, क्लिनिकल इलेक्टिव्स के लिए क्या करे, रिसर्च इलेक्टिव के लिए कैसे करे, उसके लिए सीवी कैसे बनाए, क्लिनिकल इलेक्टिव में अप्लाई कैसे करना होता है उसके लिए सीवी कैसे बनानी होती है, आरई में अप्लाई कैसे करना होता है उसके लिए सीवी कैसे बनानी होती है, प्रोफेसर को कैसे मेल करना होता है, कौन से प्रोफेसर को मेल करना होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, तो नीचे दिया गया एक नंबर मिलेगा आपको, उस नंबर पे कॉल करो, आपको हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। या फिर नीचे एक फॉर्म भी है, वो भी आप फिलअप कर सकते हो, जिसके थ्रू हम आपको, फर्क नहीं पड़ता यार आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, यू आर एंटरिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज, अभी फर्स्ट ईयर में नहीं हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंटर्नशिप ईयर, किसी में भी हो, हम आपको पूरी गाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो यार, एक टाइमलाइन की अगर बारे में बात करूँ मैं, आइडियल कंप्लीट रोड मैप, आइडियल टाइमलाइन की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको डिवाइड किया है मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंटर्नशिप एंड आफ्टर इंटर्नशिप, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यार देखो कुछ भी करना मैंडेटरी नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हाँ, रिसर्च के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश की थी, मैंने प्रोफेसर से बात की थी, मैंने कनेक्शंस अच्छे बनाए थे, मैंने इंटरेस्ट लिया था ये जानने में कि कौन से प्रोफेसर कौन कौन सा रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे पब्लिकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने अपने एंड से बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की थी। मोर और लेस यार देखो इसमें ना
थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड है। कई बार क्या होता है, आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं हो तो आपको प्रोफेसर मिलना जो आपको रिसर्च के लिए आपको ले ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे इंस्टीट्यूट में होने से आपको एक फायदा है कि अगर आप जैसे एम्स न्यू दिल्ली में हो तो आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, बट बाकी सब जगह के लिए ये सेम नहीं है। आई एग्री, आई नो ऑफ दिस फैक्ट एंड मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को। नो डाउट बहुत मुश्किल है अगर आप किसी पेरिफेरल कॉलेज में हो, स्टेट कॉलेज में हो, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए। तो कैन डू फर्स्ट या सेकेंड ईयर में मैंने पर्सनली इतने ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं था। कॉन्फ्रेंसेस कैन डू अगेन, ठीक है। स्टेप प्रेप डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अब देखो, कैन डू, मस्ट डू और शुड डू में मैंने इसे क्लासिफाई कर रखा है। रिसर्च तुम कर सकते हो, मस्ट डू कुछ भी नहीं यार। मस्ट डू में अगर आप देखोगे तो चारों में मैंने क्रॉस कर रखा है। देखो यार, क्या होता है ना कि जब आप नीट क्रैक करके आते हो देन आप चाहते हो कि एटलीस्ट 1 या 2 साल में थोड़ी मौज मस्ती करूँ, मैं थोड़ा घूमूं फिरूँ, थोड़ा सा चिल लाइफ जीऊं। एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर पास करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कम पढ़ाई करके आ रहे होते हो 12th तक। आई नो अभी बहुत ज़्यादा लगता है नीट, अगर कोई नीट एस्पिरेंट है, यूजी एस्पिरेंट है, उसके लिए अभी 12th बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एंटर करता है तब उसे एक्चुअल में पता लगता है कि सिलेबस कितना ज़्यादा हो सकता है। जब आप एनाटमी में देखते हो कि एनाटमी के अंदर भी 4 तरह की चीज़ें हैं, आपका न्यूरो एनाटमी अलग है, हिस्टोलॉजी अलग है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी अलग है। जब आप देखते हो कि इसके अलावा फिर आपको फिजियो भी करना है, बायोकेम भी करना है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं वो 8 सब्जेक्ट आपके पूरे 12th बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री के बराबर है। तो इस वजह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। सेकेंड ईयर भी थोड़ा सा टफ होता है पास करना। थर्ड ईयर काफी जो है हम कहते हैं कि चिल, जिसको कहते हैं ना कि मतलब ज्यादा काम नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर आप शुड डू में आओगे, शुड डू में तुम्हारा रिसर्च करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में एनरोल हो पा रहे हो, ठीक है, उसमें तुम्हें 3rd ऑथर मिल रहा है, 4th ऑथर मिल रहा है। अब ये सब क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा एक प्रॉपर वीडियो में। उसमें अगर आपको 3rd ऑथर मिल रहा है, 4th ऑथर मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो उसमें, ठीक है। एनरोल हो जाओ, पार्टिसिपेट कर लो, सीखने की कोशिश करो। कॉन्फ्रेंसेज शुड डू नहीं है यार, बिकॉज ऑब्वियसली आप वहाँ पे सब कुछ सीख रहे होते हो, आप इतने एबल नहीं होते हो कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाओ और कॉन्फिडेंटली या तो ओरल प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो या पोस्टर प्रेजेंटेशन कर पा रहे हो। सो आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप कर सकते हो देन इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो शुड डू में मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा। स्टेप प्रेप यू शुड डू डेफिनेटली। फर्स्ट और सेकंड ईयर का ही सिलेबस आता है स्टेप 1 में। मैंने इतना नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद श्योर भी नहीं था इतना एमएलई को लेकर के। मेरा ज्यादा फोकस था कैंपस लाइफ में, पढ़ाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर की पढ़ाई में, यूट्यूब वगैरह में। ऑनेस्टली बताऊं तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि मुझे अपना चैनल बिल्ड करना है। बट हाँ, ये सब चीजें भी काम आती है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर में काम आने वाला है। ठीक है, इनफैक्ट इवन मेरे यहाँ पे कैंपस में भी जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि तुम जिस कॉलेज से उसकी रेपुटेशन क्या है, तुमको हम सर्च करके देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या तुम अपने नेशनल एंट्रेंसेस में तुमने क्या परफॉर्म किया है। कई बार क्योंकि यार देखो, क्लिनिकल इलेक्टिव में आपके स्टेप 1 में आपका स्कोर है नहीं, ठीक है, तो क्लिनिकल इलेक्टिव में उनके पास देखने के लिए कुछ खास चीजें है नहीं, तो वो आपके कंट्री के रैंक को भी देख लेते हैं कभी कभी। तो ये सब चीज़ें हैं। जब उन्होंने देखा कि मतलब मेरी यूट्यूब चैनल है और उसमें उनको ऑब्वियसली पता लगा होगा कि मेरी रैंक 1 आई थी। बाकी ऑब्वियसली हम सीवी में भी ये सब चीज़ें लिखते हैं, बट मोरलेस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा भी फायदा हो तो वो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर से। यूएस में क्योंकि आपका होलिस्टिक सीवी देखा जाता है, तो अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ करते हो देन वो एक टॉकिंग पॉइंट बनता है, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड पूरा सब कुछ यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज में क्वेश्चन मार्क है, मतलब अगर आप कर पाते हो बहुत बढ़िया। स्टेप प्रेप डेफिनेटली यू शुड डू। ठीक है, स्टेप 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आरई भी इतना रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, बट शुड डू में तो डेफिनेटली नहीं आता। कैन डू। 3rd ईयर 4th ईयर में आ जाओ। 3rd ईयर 4th ईयर में आप आरई कर सकते हो, एंड मैंने शुड डू में भी डाल रखा है। यार रिसर्च इलेक्टिव करने से आपको फायदा ये होता है ना, आप यूएस में आकर रिसर्च करने का आपको मौका मिलता है। जब आप यूएस में आकर रिसर्च करते हो तब आपको एक्चुअल में डिफरेंस दिखता है कि हाँ, मैं इंडिया में जो रिसर्च कर रहा था वर्सेस मैं यहाँ पे जो रिसर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर जेन्युइनली काफी फर्क है। क्योंकि जब आप इंडिया में करते हो, आप पेशेंट फाइल्स, फिजिकल फाइल्स में से अपने डेटा जो है देख रहे होते हो। जब आप यूएस में रिसर्च कर रहे होते हो तब आप एक्चुअली ईएमआर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू आप रिसर्च कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपको एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है, अलग ही फील आती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स को चलाना सीखते हो, जो आपको आगे चल के क्लिनिकल इलेक्टिव में बहुत फायदा होने वाला है, आपकी सीवी को स्ट्रांग बनाने वाला है। प्लस अगर आप यहाँ पब्लिश कर पाते हो यूएस के प्रोफेसर के साथ, उनके तरफ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले पाते हो, उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को आप यूज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन एंड ऑल में। तो शुड डू में मैंने डाल रखा है, बट हाँ, मस्ट डू अगेन। यार मस्ट डू तो वैसे देखा जाए तो इवन काफी लोगों ने अपनी पूरी यूएसएमएलई जर्नी आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस भी स्टार्ट की है एंड उन्होंने मैच किया है। बट क्या ये रिकमेंडेड है? नहीं, क्योंकि टफ होते जा रहा है यार। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप अपने एंड से वेल प्रिपेयर्ड रहो। तो मस्ट डू तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ, स्टिल मैंने मस्ट डू पे यहाँ पे क्लिनिकल इलेक्टिव का एप्लीकेशन डाल रखा है। 4th ईयर में कहीं ना कहीं मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो क्लिनिकल इलेक्टिव्स के लिए, क्योंकि 4th ईयर खत्म होते ही आपका इंटर्नशिप आ जाएगा। इंटर्नशिप में शायद आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप
टाइम पे सारे क्लिनिकल इलेक्टिव एप्लीकेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाओ। सो स्टेप 1 प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टेप 1 अगर आप देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, कैन डू एंड शुड डू में भी मैंने स्टेप 1 डाल रखा है, बट स्टेप 2 को मैंने शुड डू में 4th ईयर में नहीं डाल रखा। क्यों? क्योंकि यार इवन आई फील एट द एंड ऑफ 4th ईयर भी आप इतने ज्यादा क्लिनिकल नॉलेज आपकी नहीं होती है कि आप स्टेप 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, एंड स्टेप 2 इज द ओनली एग्जाम जहां पर आप एक स्कोर को डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे, आप अपने नॉलेज को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे। एक ऐसा एग्जाम जहां पर एक्चुअली कोई स्कोर है जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट किए जा सकते हो। तो इसलिए स्टेप 2 अभी मत दो। स्टेप 2 इट्स बेटर कि आप बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके आफ्टर इंटर्नशिप दो। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप यूनिवर्सिटी टॉपर टाइप स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में आपके हमेशा अच्छे आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने स्टेप 2 प्रिपरेशन को लेके, तो आप दे सकते हो, देन वो आपका चॉइस है। ठीक है, देन अगेन मस्ट डू में क्या क्या है। कॉन्फ्रेंसेज में मैंने मस्ट डू इसलिए कर रखा है बिकॉज मैंने खुद भी किया था, एंड आई फील कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट अटेंड करना चाहिए 1 या 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। रीजन भी आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता लगता है कि हाउ पोस्टर्स आर एक्चुअली प्रेजेंटेड, हाउ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज हैपन, एंड उसके अंदर अगर कोई ओरल प्रेजेंट कर रहा है तो उसके प्रेजेंटेशन का क्या तरीका होता है, वो क्या चीज़ों पे फोकस करता है, वहाँ के लोग जो जज कर रहे हैं उस चीज़ को वो किन चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, कैन डू अगेन सारी चीज़ें आप कैन डू कर सकते हो, इलेक्टिव आप कर सकते हो, रिसर्च इलेक्टिव ओनली, क्लिनिकल इलेक्टिव आप नहीं कर सकते। रूल ये कहता है कि क्लिनिकल इलेक्टिव आप सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप में कर सकते हो, इवन इंटर्नशिप के ना पहले कर सकते हो ना इंटर्नशिप के बाद में कर सकते हो। ठीक है, रूल ये कहता है। देन टॉफल एंड अदर एग्जाम्स का ये है कि टॉफल एंड अदर एग्जाम्स कैन डू, और मैंने मस्ट डू में ही डाल दिया बिकॉज इट्स बेटर कि आप टॉफल वगैरह करके रख लो 3rd या 4th ईयर में, ताकि आप क्लिनिकल इलेक्टिव्स में जब आप अप्लाई करो तो आपको दिक्कत ना है। बट वही है कि टॉफल की वैलिडिटी का भी यहाँ पे सवाल आ जाता है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 4th ईयर आप टॉफल दे सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो PDF है ये हम अपने MLA टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे ताकि आप समझ पाओ कि क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। इंटर्नशिप में क्या क्या चीजें हैं। इंटर्नशिप में देखो यार, इंटर्नशिप में क्लिनिकल इलेक्टिव मैंने डाल रखा है कैन डू, मस्ट डू एंड शुड डू में। अब मस्ट डू में मैंने यहाँ पे क्रॉस इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत लोग क्लिनिकल इलेक्टिव नहीं कर पाते, वैरायटी ऑफ रीजन है यार। एक तो उनको अपने यूनिवर्सिटी से क्या वो लीव नहीं मिल पाती है, या उनके यूनिवर्सिटी में जाने नहीं देते हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन अलाउड नहीं होता है, जैसे हमारे में हम थोड़ा सा एक्सटेंशन ले सकते हैं ताकि हम जो है अपनी इंटर्नशिप में जो भी पार्ट हमारा अगर थोड़ा बहुत मिस हो जाए तो हम उसे एक्सटेंशन में कवर कर सके, थोड़ा बहुत अलाउड होता है 1 महीने 1.5 महीने का। सो ये हो गया। स्टेप 1 प्रेप पे आ जाओ। स्टेप 1 प्रेप कैन डू, मस्ट डू, शुड डू। ठीक है, अगर आपने अभी तक इंटर्नशिप में स्टेप 1 नहीं दे रखा है, स्टेप 1 प्रेप आप डेफिनेटली करना चाहिए आपको। मस्ट डू एंड यू शुड टेक योर स्टेप 1, क्योंकि क्या होता है कि क्लिनिकल इलेक्टिव अगर आप बिना स्टेप 1 के कर रहे हो तो आपके अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम होते हैं। ठीक है, देन स्टेप 2 प्रेप कैन डू, मस्ट डू, शुड डू, मतलब इंटर्नशिप में हो तो आप अपनी क्लिनिकल चीजें सीख रहे हो, जैसे जैसे आप डिफरेंट पोस्टिंग्स में रोटेट करते हो तब वहाँ की क्लिनिकल चीजें सीखते हो। जब आप वहाँ की क्लिनिकल चीजें सीख रहे हो, इट्स बेस्ट कि आप उस टाइम पे अपने क्लिनिकल नॉलेज को अच्छे से इंप्रूव करते रहो। स्टेप 2 सीखे जो एग्जाम है वो आप दे। ठीक है, इंटर्नशिप में नहीं देना मैंने देखो स्टेप 2 मैंने यहाँ पे प्रेप में तीनों में टिक लगा रखा है, बट स्टेप 2 एग्जाम में मैंने मस्ट डू और शुड डू में क्रॉस लगा रखा है। इसका रीजन ये है कि मैं ये मानता हूँ कि इवन टिल द एंड ऑफ इंटर्नशिप आप कंप्लीटली फ्री तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आप काम करते हुए पढ़ रहे हो तो आपके पास पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं। तो अब स्टेप 2 एग्जाम देना मैं इतना रिकमेंड नहीं करता। मेरे कुछ सीनियर्स ने दिया है एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया, बट वो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी टॉपर थे, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अब स्टेप 2 दे दो, बट शुड डू में मैंने इसमें नहीं रखा है क्योंकि आई बिलीव कि इंटर्नशिप के बाद आपको एक 6 महीने का स्टडी गैप लेना चाहिए जहां पर आप ढंग से स्टेप 2 प्रेप करके आप स्टेप 2 दे सको। ठीक है, सो आफ्टर इंटर्नशिप सारे स्टेप्स आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि आफ्टर इंटर्नशिप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप खत्म होने के बाद वाले मैच साइकिल में आप अप्लाई कर रहे होते हो। सितंबर के आसपास का उसका डेडलाइन होता है, तो बाई सितंबर आप कोशिश करो कि जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो बाई सितंबर आपके सारे स्टेप्स हो चुके हों। अगर आप क्लिनिकल इलेक्टिव अपने इंटर्नशिप में नहीं कर पाए देन इट्स रिकमेंडेड कि आप एक ऑब्जर्वरशिप कर लो, 1 2 3 जितना मर्जी कर पाओ। ठीक है, ऑब्जर्वरशिप में है कैन डू, मस्ट डू ऑब्वियसली नहीं है। मस्ट डू ये तभी है इफ यू हैव नॉट डन क्लिनिकल इलेक्टिव्स। ठीक है, शुड डू भी नहीं है। ठीक है, रिसर्च जॉब आप कर सकते हो बट मस्ट डू और शुड डू में नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर आपने क्लिनिकल इलेक्टिव कर रखा है, आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशंस ऑलरेडी अच्छे हैं, देन आपको रिसर्च जॉब करने की जरूरत नहीं है। बट कई बार क्या होता है, रिसर्च जॉब लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इंटरनल मेडिसिन नहीं लेना होता है, क्योंकि जनरली जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स बोला जाता है यूएस में, IMGs बोला जाता है हमें, क्योंकि हम यूएस वाले लोगों के लिए IMG कैटेगरी में आते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमने यूएस में नहीं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, हमने अपनी मेडिकल एजुकेशन बाहर से ली है। तो इसलिए हमारे लिए मोस्टली इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, हमें ये जो स्पेशलिटीज है इसमें रेसिडेंसी मिलना ईजी होता है। बट अगर किसी को सर्जरी चाहिए या डर्मेटोलॉजी चाहिए या रेडियोलॉजी चाहिए, कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस चाहिए, देन वो लोग जो है रिसर्च जॉब
कर सकते हैं, रिकमेंडेड भी है उनके लिए रिसर्च जॉब करना, एंड उससे उनके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं टू मैच इनटू दैट स्पेशलिटी या फिर दैट रेसिडेंसी। ठीक है, होपफुली यार आपको एक टाइमलाइन की क्लैरिटी मिली होगी। सो मोर और लेस देखो, सबकी जर्नी यहाँ पे डिफरेंट होती है, बट मैंने आपको बता दिया कि कैन डू, मस्ट डू और शुड डू में, तो काफी फ्लेक्सिबल है। आप इसके बेस पे आप अपना खुद का टाइमलाइन बना सकते हो। मेरे हिसाब से ये जो मेरा पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगा, आप इसको चेकआउट करो एंड अपना खुद का प्लान बनाओ। सो यार होपफुली दैट वाज इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।